आप और न्यूज रूम से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जिसमें एनआईए आज दोनों संदिग्धों और नासिर मलिक और आमिर मलिक को दोनों को लेकर एनआईए जो है आज पटना पहुंचने वाली है और यहां एनआईए कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा। दोनों भाई नासिर मलिक और इमरान मलिक को लेकर पटना एनआईए की टीम आज पहुंच सकती है, जहां पर एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाना है। संवाददाता रवि एस नारायण की पूरी रिपोर्ट देखिए। तो पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर साजिश को रचा गया था। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जिनमें घर पहुंचकर तलाशी ली जाती हुई। हैदराबाद में आतंकियों के घर पर एनआईए की टीम पहुंची हुई, जहां पर तलाशी ली जा रही है। दोनों भाई रिश्ते में नासिर मलिक और इमरान मलिक, इन दोनों के घर पर एनआईए की टीम पहुंची और तलाशी ली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर उस दिन की जब 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट होता है और उसके बाद एक एक करके तार जुड़ने शुरू हुए, जिसमें आईएसआई का हाथ होने की बात सामने आ गई। हैदराबाद से संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे में आज एनआईए की टीम इन दोनों भाई नासिर मलिक और इमरान मलिक को लेकर पटना पहुंचेगी, जहां दोनों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। संवाददाता रवि एस नारायण से जानिए पूरी खबर। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने इमरान और नासिर मलिक नाम के दो सगे भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, जिसे रिमांड में लेकर के आज एनआईए की टीम पटना पहुंचेगी। आपको बता दें कि ये दोनों भाई जो है वो पटना पहुंचने के बाद एनआईए जो है एनआईए कोर्ट में उसे पेश करेगी और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एनआईए की जो आधिकारिक बयान और प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है, उसके मुताबिक ब्लास्ट की प्लानिंग और साजिश रचने में दोनों भाइयों की बड़ी भूमिका रही है। इन दोनों भाइयों की जो साजिश थी कि इसे ट्रेन को उड़ाया जा सके, जो इंटेलिजेंस सेल के पास जो इनपुट थी तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस सेल, उनके मुताबिक दोनों जो भाई हैं इमरान मलिक और नासिर मलिक, इसके जो तार है वो आतंकी संगठन लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हैं। जानकारी यह भी मिली है कि ये दोनों सीमा पार से बनाई गई लश्कर के एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस सेल की टीम ने एनआईए के अधिकारियों के साथ शेयर किया और फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद एनआईए की जो टीम है दोनों को धर दबोचा। बताते चलें कि बिहार में जैसे ही एनआईए की टीम पहुंची थी, वहां से दिल्ली लौटने के बाद एनआईए की टीम जो है हैदराबाद में कैंप कर रही थी और दोनों जो गिरफ्तार भाई हैं इमरान और नासिर मलिक, उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आज जो एनआईए जो है वो कोर्ट में पटना में पेश किया जाएगा। देखिए, आपको बताते चले कि दोनों भाई जो है कपड़ा व्यापारी हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हैदराबाद में रह करके अपना व्यापार चला रहे थे और व्यापार के पीछे एक बड़ा आतंकी चेहरा जो है वो छुपा हुआ था, जो अब पकड़ में आया है। तो एनआईए की टीम दोनों आतंकवादियों को जब आज ले करके यहाँ पटना पहुँचेगी तो देखने वाली बात होगी कि इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात जमीन को लेकर हुई मारपीट की करते हैं। जी हाँ, पूर्णिया के बायसी से खबर आई है, जहां भूता गांव में रिश्तेदार एक जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं, तमाम बच्चे भी यहां एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। देखिए तस्वीरें आप देखिए पूर्णिया के बायसी के शादीपुर भूता गांव की, जहां दो पक्षों में दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जमीन को लेकर लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला बोला। 6 लोग इसमें घायल हुए, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। पीड़ित पक्ष की माने तो शादीपुर के भूता गांव में उनके नानी दादी के नाम से जमीन थी, जिसमें उन लोगों का भी हिस्सा है। लेकिन पहले पंचायत भी हुई, सारी बात साफ कर जमीन पर खूंटा गाड़ दिया गया। लेकिन जब वो लोग जमीन पर काम कराने गए तो दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। दोनों पक्षों की तरफ से बायसी थाने में आवेदन दिया गया है। देखिए सर फोड़ दिया, इसका मार के देखिए सर फोड़ दिया, देखिए इसका देखिए सर फोड़ दिया। तो इन तस्वीरों को देखिए, पूर्णिया के बायसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर रिश्तेदार आपस में भिड़ गए और यहाँ देखिए कैसे महिलाएं भी लाठी उठाकर एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए, इनमें से 4 महिलाएं हैं। खेत में
एक पक्ष जब काम करने गया तो दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। हालांकि इससे पहले पंचायत में सुलह तक हो गई थी और राजीनामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद देखिए जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार है, जमकर मारपीट हुई है। और अब बात डिजिटल इंडिया मिशन की, जिसके आज पूरे 6 साल हो गए हैं और अब 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत करने वाले हैं। और इस कड़ी में बिहार के पश्चिम चंपारण के शुभम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत और उनकी दादी कांति देवी और डॉक्टर भूपेंद्र से भी बातचीत हुई है। शुभम पश्चिम चंपारण में नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में रहते हैं। कोरोना के दौरान शुभम ने ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी से अपनी दादी का इलाज कराया। पीएम से बात करते हुए शुभम ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी किसी वरदान से कम नहीं है। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माताजी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप तो बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए। और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण, इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हुए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है। और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। इधर नेपाल में भारी बारिश हो रही है और इसका असर नरकटियागंज में देखने को मिल रहा है। नरकटियागंज के ज्यादातर गांव जो है बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी यहां कहर बरपा रहा है और इसका असर भी यहां दिख रहा है। लोग अपने घर बार को छोड़कर ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। यहां तक कि महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए, नदी का तेज कटाव हो रहा है। आलम यह है कि पंडित राजकुमार शुक्ल और संत राउत की प्रतिमा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों की माने तो 2 घर पानी में पहले समा चुके हैं और अब भी 8 घर ऐसे हैं जो पानी में गिरने के कगार पर हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है और प्रशासन को लेकर नाराजगी भी उनमें देखी जा रही है। हमारे यहाँ जो पंडई नदी है तबाह करके रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पंडित राजकुमार शुक्ला का जो मूर्ति है वो पानी में दहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी पदाधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग आज मुरली भरहवा गांव से हैं, जहां लगातार ये वही गांव है जहां से पंडित राजकुमार शुक्ल की जन्म स्थली है, लेकिन लगातार बाढ़ यहाँ कटाव कर रहा है। लेकिन अभी कोई इसकी देख रेख नहीं है। हमने इसकी सूचना लगातार ग्रामीणों के सहित हमने पदाधिकारी लोगों को दिया है, लेकिन आज उनकी जो मूर्ति है वो भी नदी में समाने के कगार पर। आखिर क्यों नहीं? उनके तमाम नेता लोग आते हैं लेकिन कोई यहाँ पे काम नहीं हो पाता है। आज देखिए कि जिस प्रकार से लगातार कटाव हो रहा है पंडई नदी की वजह से, बाढ़ आया है और पूरा गांव में दहशत का माहौल है। और पंडित राजकुमार शुक्ल का ऐतिहासिक जो धर्मस्थली जो यहाँ का ऐतिहासिक गांव है वो भी आज नदी में विलीन होने के कगार पे है। तो वहीं सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की तमाम नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये बढ़ोतरी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लोग बाढ़ की आशंका से डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार उनके फसलों का नुकसान, उनका घर बार इन पानियों में डूबता हुआ लोग डरे सहमे हुए हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मानसून आने के साथ ही सीतामढ़ी जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में अब लगातार वृद्धि हो रही है। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं कि सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है और लक्ष्मणा नदी आम दिनों में पूरी तरीके से नाला के शक्ल अख्तियार कर चुका था, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं मानसून जिस तरीके से अपने परवान पर है, अब लक्ष्मणा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और जो संभावित बाढ़ को लेकर लोग दहशत में थे, तो अब यह कहा जा सकता है कि अब सीतामढ़ी जिले में किसी भी समय बाढ़ अपना दस्तक दे सकती है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार
बढ़ती जा रही है और लोगों में एक बार फिर से संभावित बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल कायम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाढ़ को लेकर उनके अंदर किस तरीके की स्थिति है। बताइए क्या लगता है नदी का जो रूप है उसको लेकर बाढ़ का क्या स्थिति है? देखिए, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब बाढ़ के लिए प्रशासन ने भी कुछ उस ढंग से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। इस बार भी आप देख ही रहे हैं, आपको पता भी होगा कि कैलाशपुरी वगैरह में भी पुल टूट गया है और काफी सारी जगह है जहां पर बाढ़ के लिए कोई उस ढंग का कोई व्यवस्था किया नहीं गया है। तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और निश्चित तौर पर अब बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, नदी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है और उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को फिर से भुगतना पड़ेगा। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और देखिए, सीतामढ़ी के बाद अब आपको बगहा की तस्वीर दिखाते हैं। तो बगहा में भी पहाड़ी नदी मसान जो है कहर बरपा रही है। करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है और यहां कटाव तेज हो गया है और कहा जा रहा है कि कई गांवों में कटाव का खतरा है। गांव वाले भयभीत हैं। रामनगर प्रखंड के शेरवा, बहुआरी, इनबरवा, जोगिया में मसान नदी से कटाव काफी तेज हो गया है। जोगिया पंचायत के शेरवा गांव में मसान नदी के कटाव से बचने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम भी हुआ था, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग 200 मीटर से ज्यादा बांस पाइलिंग से खरैया टोला के ठीक सामने थी, वो नदी में बह गई। कटाव से खरैया गांव के ग्रामीण डरे सहमे हैं। रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत के शेरवा गांव है जो मसान नदी के करीब है गांव। अभी तो 10 रोज पहले ये पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ, जो आज बाढ़ आया जो पाइलिंग पूरा लेके चला गया 200 मीटर। अभी जो बचा है उसके काम का नहीं है और इसी की वजह से नदी काटते हुए गांव के नजदीक आ गया, ये पूरा गांव में पानी चला गया है। बहुत रफ्तार में पानी चल रहे हैं, एकदम फ्लड हो गया है पानी। और यहाँ पे पाइलिंग हुआ था 150 मीटर से ज़्यादा पानी, पाइलिंग को ख़त्म कर दिया गया है, पूरा पानी से ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग बांस को छान रहे हैं और दोबारा काम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो देखिए, नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से बागमती नदी जो है वो उफान पर है और उफान पर रहने की वजह से लोगों को बाढ़ का खतरा जो है वो सता रहा है और ऐसे में लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए राहत और बचाव को लेकर कार्य पहले से किए जाए। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि वो अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर बागमती नदी के जलस्तर का जायजा लिया जा रहा है। बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता वहां पर पहुंचे और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी इस बाबत डीएम की तरफ से दिए गए। और देखिए, नालंदा में भी ऐसे ही हालात हैं। नालंदा के हिलसा में 20 गांव ऐसे जहां बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ के पानी की निकासी को लेकर 2 गांव ऐसे हैं जहां टकराव की स्थिति हो गई है। क्यों टकराव है, बता रहे हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। अभी मौजूद है नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड क्षेत्र के कचहरिया में, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरह से न्यूज 18 ने जब खबर दिखाई है तो कई पार्टी के लोग, जब खास करके कांग्रेस के कई नेता आज यहाँ पहुँचे हैं, जिलाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और पूरे इलाके की जायजा लिए हैं। ये बताइए, अभी आज न्यूज 18 पर खबर चली है जिसके बाद आज जायजा ने पहुँचे हैं, क्या स्थिति है यहाँ देखें आज? देखिए, हम तो आज चैनल पर देखे तो सबसे पहले यहाँ के जो मुखिया हैं कचहरिया में हैं, इनसे हमने संपर्क किया तो ये बताया कि ये जो कचहरिया पड़ता है थरथरी प्रखंड में और ये चंडी प्रखंड का रुखाय पंचायत का एक टेका बिघा गाँव है। तो यहाँ से गुजरती हुई चिरैया नदी गई है, वहाँ पर जो है अवैध छिलका उसको नहीं कहिए बांध का निर्माण किया गया जिसमें कोई सुलिस बल्ब गेट वेट नहीं है। तो कहीं न कहीं उसके चलते ये पूरे हजारों एकड़ जो थरथरी का 3-4 पंचायत है, इसका खेत पूरा जलमग्न हो चुका है। इसमें सैकड़ों एकड़ में मूंग का फसल लगा हुआ था, ये किसान का पूरा डूब गया। सरकार तो पहले इस पर मुआवजा दे। इसमें हजार एकड़ जो है आपका मूंग के फसल बर्बाद हो गया है, आपकी मक्का के फसल बर्बाद हो गया है, हजार माने जो पीज लगा हुआ है, पीज माने पूरा पानी में सड़ रहा है। कांग्रेस जो जिलाध्यक्ष हैं और नेता हैं, उन लोग का साफ कहना है कि जिस तरह से यहाँ जो 2 प्रखंड के बीच तनाव बढ़ती जा रही है, अगर समय रहते जिला प्रशासन सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और इसका सीधा जिम्मेवार इन लोग को ही होगी, जिला प्रशासन और सरकार की होगी। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार।
तो देखिए इस वक्त ये हालात जो हैं वो सिर्फ दियारा इलाके के नहीं हैं, नदियों के किनारे बसे गांव के नहीं हैं, ये शहरी इलाकों में भी जल जमाव की समस्या और इससे लोगों के सामने जिंदगी जीना दूभर होती हुई नजर आती है। ये देखिए ये समस्तीपुर का शहरी इलाका है जो पूरी तरह से जलमग्न है। ज्यादातर गली और मोहल्लों में आपको ऐसे ही तस्वीर नजर आएगी जहां पर 2 से 3 फीट तक पानी सड़कों पर जमा है और घरों में लोगों के पानी घुस गया है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जल निकासी के लेकर काम लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन हालात इस कदर बदतर हैं कि लोगों को इससे राहत जल्द मिलने वाली नजर नहीं आती। मानसून की भारी बारिश के दौरान समस्तीपुर के हाल बेहाल है। मोहल्ले की स्थिति आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। जिधर भी जाइए उधर पूरा मोहल्ला पानी से भरा हुआ है और लोगों का निकलना घर से मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर समस्या ये है कि पानी लगा हुआ है, आज तक कोई ना यहाँ अफसर आया, न एमएलए आए, न एमपी आए, कोई पूछने नहीं आया। ठेवना पर पानी लगा हुआ है, माताएं बहनें जाती हैं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई चीज़ आ नहीं रहा, ना सब्जी मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है। इस शहर की स्थिति सबको घर घर में पानी घुस गया है और इसका निकालने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। अच्छा, तो सुविधा चाहिए ना कि नगर निगम को जो पानी निकालने का कोशिश करे। पदाधिकारी इस कृष्णापुरी मोहल्ले में अब तक नहीं आए हैं, जिसके कारण ये स्थिति और भयावह होती जा रही है और लोगों को डर है कि जिस तरह से पानी जमे हुए हैं उससे बीमारी भी फैल सकती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर वैशाली में पुलिस की लापरवाही की वजह से एक तालाब की सैकड़ों मछलियां मर गई। जी हां, कटहरा थाना के पुलिस 8000 लीटर शराब जब्त कर उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान जेसीबी से बोतलों को तोड़ा जा रहा था और यहां से सैकड़ों लीटर शराब जो है तालाब में चली गई। इसके बाद यहां मछलियां मर गई, हजारों मछलियां मारी गई हैं ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप 2 तस्वीरें देखिए। पुलिस की लापरवाही से मछलियां मर गई और उससे पहले की तस्वीरें जब पुलिस ने तालाब के किनारे इन शराब को नष्ट किया था। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा अब मछली पालकों को भुगतना पड़ रहा है। मछली पालने वाले शख्स ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। और अब बात दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जुड़ी हुई, जिसमें 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर वायुसेना की तरफ से एनओसी हासिल हो गई है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था ताकि यहां पर जल्द से जल्द जो टर्मिनल भवन है और जरूरी सुविधाएं हैं उसका निर्माण कराया जा सके। जमीन अधिग्रहण की खबर से न सिर्फ दरभंगा वासी बल्कि पूरे मिथिलांचल के लोगों में खुशी नजर आ रही है। रानीपुर गांव से जयसल लिया हमारे संवाददाता विपिन कुमार दास ने। जो NH57 है और NH57 के जस्ट बगल में जो आप देख रहे हैं ये प्लॉट है, ये जो ज़रूरत था 78 एकड़ का, उस 78 एकड़ का एक प्लॉट है। ये कुछ प्लॉट इधर है और कुछ सड़क के उस पार में भी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो नए टर्मिनल का जो निर्माण होगा वो टर्मिनल अब इसी जगह बनेगा और यही वो स्थान होगा जहाँ पर जो है नया टर्मिनल को बनाया जाएगा। जो खाली प्लॉट है वहाँ पे टर्मिनल बनाया जा रहा है और 54 एकड़ ज़मीन यहाँ पे किसानों का है जो लेके अधिग्रहण करके टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाएगा। जो NH जो 57 आपके पीछे निकल रहा है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और कभी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को नक्सलियों से बचाने वाले राजेंद्र आज खुद नक्सलियों के निशाने पे है। जी हाँ, 2005 की ये बात है जब वेंकैया नायडू का जो हेलीकॉप्टर है वो इमरजेंसी लैंडिंग उसके गया के 12 चट्टी में हुई थी। वहां नक्सलियों के इलाके से बचाकर राजेंद्र ही उसे वहां से ले गए और राजेंद्र उर्फ अशोक साहू उनका नाम है। वेंकैया नायडू को नक्सलियों के सुरक्षित क्षेत्र से निकालकर 12 चट्टी थाने तक उन्होंने ही पहुंचाया। इस बीच नक्सलियों ने वेंकैया नायडू के हेलीकॉप्टर को जला दिया था। बौखलाए नक्सलियों ने राजेंद्र प्रसाद के साथ मारपीट भी की। उस घटना को 16 साल बीत गए। राजेंद्र प्रसाद आज भी तंगहाली में जी रहे हैं, उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जन्मदिन है। ऐसे में साहसी राजेंद्र और उनके परिजनों से बातचीत की न्यूज़ 18 के सहयोगी एलन लिली ने। अभी हम मौजूद हैं उसी गांव में, पररिया गांव में, और उनके परिजन हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं और ग्रामीण भी है। इनसे हम जानते हैं कि उनके क्या उस दिन हुआ था और क्या घटना हुई थी और क्या क्या वादे किए थे। क्या जानते हैं उस दिन के बारे में आप? बारे में हेलीकॉप्टर गिरा था
पड़रिया गांव में, तो गिरा था, तो गिरने के बाद में जला दिया नक्सली लोग। जलाने के बाद में जब उसे पुरलिया बन कर उतरा तो मेरे पति जी पहुँचाया, कोई नहीं गैस ना पहुँचाया, अकेले मेरे पति जी पहुँचाया बाराचट्टी थाना में। तो डर नहीं था उनको? डर नहीं था, डर तो है ये था, डर नहीं तो कैसे। तब 5 साल घर छोड़ दिया, घर से वो नहीं रहा। नहीं आश्वासन दिया? हाँ, कुछ नहीं, वादा करके निभाए, कहा कुछ नहीं निभाए। क्या बोले थे, क्या वादा? हाँ कि देंगे अपना आपको बेटा बेटी के हम लाइफ बनाएंगे, पर नहीं दिए ना। जिस तरह लाइफ चल रहा है चल रहा। क्या नाम है? गुड़िया कुमारी। कैसे मामू, क्या बोले वो बोले मेरा भगना है, आज से मेरा मामू बोलेगा, यही रिश्ता हुआ। कैसे आप क्या बोलते हैं फिर उनको, कोई बात करते हैं? बात करते तो अच्छे ही बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी उन्हीं के पास इनका एडमिशन हुआ है, उन्हीं का सरकार एडमिशन। उन्हें कुछ हुआ है कि नहीं, आप लोग जो आश्वासन दिए थे? हाँ, बहुत कुछ हुआ, बहुत मानते भी हम लोग को बहुत है। वो गए थे, एक बार मिलने भी गए थे, तो वो गए थे तो अच्छा से भी ये हुआ, हम लोग बधाई भी दिए। उपराष्ट्रपति जब बने थे तो वही गए हुए थे, तो वही एडमिशन के लिए हम लोग अथी किए सर को। अच्छा, आज उनका जन्मदिन है, क्या बोलेंगे आप उनको? जन्मदिन है तो बोलेंगे कि यही कि हैप्पी बर्थडे एडवांस सर, यही कहूँगा। चंदन कुमार मेरा नाम है। देखिए, चंदन कुमार है। हम अब आपको ऐसे शख्स मिलाएंगे जिन्होंने खुद वकैया नायडू को बचाने का काम किया है। क्या जानते हैं, कैसे आप उस दिन उनको बचाए थे वकैया नायडू को? गया, यही मेरा घर है, देख लीजिए, यहीं से हम मैंने हेलीकॉप्टर गिरा, 2005 का कहानी है। गिरा तो हम मैंने मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल वहाँ लेके गए, तब हम मैंने चीन नहीं रहती कि बंकैया जी हैं। फिर वही मोटरसाइकिल पर मैंने जूटा लोग, तो वहीं से फिर उनका ले करके थाना के गए, बाराचट्टी थाना तक गए। उसके बाद क्या क्या आपको कोभाजन सहना पड़ा नक्सलियों के द्वारा? नक्सलियों से क्या उतना कहानी, राम कहानी कहना भी ठीक बात नहीं है आज के डेट में। काफी दिक्कत हुआ। हाँ, दिक्कत तो है, ये आज भी दिक्कत है, आज भी दिक्कत है, नहीं सो बात नहीं है। देख रहे हैं आप लोग आए तो इंतजार की, इसके बाद आए यहाँ रहना भी मैंने। अच्छा, आज उनका जन्मदिन है, क्या हाँ, जन्मदिन है तो हम लोग बधाई देंगे भाई। उनसे थोड़ा सा हम लोगों को अब रिलेशन बराबर मान के चलिए, रिलेशन है तो हम मामा भगना का रिलेशन है। आश्वासन दिए थे हाँ, उनके द्वारा क्या? आश्वासन तो बहुत दिए थे। आश्वासन मैंने, हम उतना पढ़ा लिखल नहीं हैं, पढ़ा लिखल नहीं रहने के कारण हम लोग मैंने जॉब नहीं किए हैं हम। तो मेरा बेटा पर एगो आशा है, कि आशा ही है कि कहें कि हम मैंने जगह है, यही तो बोल रहे हैं बार बार। क्या मांग करेंगे अपने बेटे के लिए? बेटा के लिए तो मांग का तो कहीं कि उनको डिग्री करा के लाओ, तो वो तो अपने से मैंने सारा पैरवी कर करके संजीविया में एडमिशन भी करा दिए। उनसे आशा है कि हाँ, आशा तो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद केसरी हुआ। और इनके भाई हैं जिन्होंने नक्सलियों से वकैया नायडू को बचाया था। हालांकि इन्हें भी अभी उम्मीद है कि अभी वकैया नायडू जी इनके परिवार को, इनके बेटे को नौकरी या किसी तरह के जीविकोपार्जन के लिए सहायता करे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, यानी उन तमाम डॉक्टर्स को सलाम करने का दिन जिन्होंने मानवता की सेवा की। अपनी जान की बाजी लगाकर जाबाज डॉक्टरों ने सभी की सेवा में एकजुटता दिखाई। लेकिन उनके साथ ही साथ कोरोना काल में उन नर्सों को भी सलाम करने का दिन आज होना चाहिए, जिन लोगों ने अपने जीवटता का परिचय दिया, बिना किसी डर के लोगों की सेवा में दिन रात जुटी रही। कोरोना योद्धा बनी नर्सों की भूमिका भी बेहद अहम है, जिनका नाम सुनते ही मन में सेवा और समर्पण का भाव आता है। पटना के IGIMS की नर्सें जो कोरोना काल में लगातार मरीजों की सेवा में जी जान से जुटी हुई, यहां तक कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी इन लोगों ने लोगों की सेवा जारी रखी। स्वस्थ होते फिर से मरीजों की सेवा में जुट गई। सुनिए डॉक्टर्स डे पर नर्सों की जुबान। जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग भी डॉक्टरों के साथ मिलजुल काम कर रही है, कैसे मना रहे हैं? इस कोरोना काल में हम सब मिलकर के एक साथ काम किए, डॉक्टर्स, नर्सेस और अदर हेल्थ वर्कर्स लोग, और सब में एक अलग सा जोश था। ड्यूटी के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो हम लोग को पूरा करना है, तो इसलिए नेगेटिव होने के बाद, वीकनेस के बाद भी हम लोग आए। बाकी लोग भी हम लोग के साथ थे, सपोर्ट में थे कि हम लोग पॉजिटिव होकर नेगेटिव आए हैं, तो हम लोग के ऊपर लोड नहीं देना है। बट फिर भी हम लोग अपना काम जो भी था रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे थे। हमारे हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट आए, जब शुरू हुआ था महामारी घोषित हो गया और बहुत
सिस्टर को 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ा। कोई टाइम का नहीं रहा कि 8 घंटा ही करना है, लेकिन सारे लोग टाइम दे करके पेशेंट को बचाना है। और अब बात करते हैं पर्यटन विभाग की एक बेहतर पहल की। तो वाल्मीकि नगर में देखिए एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है पर्यटन विभाग की तरफ से, और ये रिजॉर्ट जो है सैलानियों के लिए है। 5 एकड़ जमीन पर यह रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और गंडक नदी के किनारे अनुपम प्राकृतिक दृश्य का नजारा भी यहाँ देखने को मिलेगा। बेतिया में ये रिजॉर्ट जल्द बनकर तैयार होगा, बेतिया के वाल्मीकि नगर में। हालांकि हम आपको बता दें कि विधायक रिंकू सिंह ने वाल्मीकि नगर में पर्यटन मंत्री को खत लिखकर इसके लिए अनुरोध किया था। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर में वन विभाग और जल संसाधन विभाग के बाद अब पर्यटन विभाग भी आवासीय परिसर, होटल और लॉज बनाने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं सामने गंडक बराज है, और गंडक बराज के ठीक सामने का इलाका जो है 5 एकड़ की एक जमीन पर्यटन विभाग को आवंटित किया गया है। और इस 5 एकड़ की जमीन पर एक सुंदर सा कॉटेज बनाने की तैयारी चल रही है वन विभाग की। वन विभाग की अधिकारियों की टीम यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंची है, और क्या क्या तैयारी है हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या तैयारी है सर? यहाँ तैयारी हम लोग पर्यटन विभाग की ओर से अपनी पूरी टीम के साथ संबंधित वास्तविक कपूर एंड एसोसिएट एंड हमारे एसडीओ साहब अमरिंदर अजय जी के साथ हम लोग आए हैं यहाँ, और पर्यटकों की बेहतर सुविधा हेतु यहाँ पे रिसोर्ट और जो भी संबंधित सुविधाएं होगी वो यहाँ डेवलप किया जाएगा। तो ऊपर से मंत्री का भी आदेश है, विधायक ने भी मांग की थी, और माननीय मंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ किस तरह का आपको रिसोर्ट बनाइएगा? आधुनिक सभी सुविधाएं मतलब सभी सुविधाएं उसमें लैस होंगी। तो क्या माना जाएगा कि प्रक्रिया शुरू हो रही है? एकदम बिल्कुल शुरू हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर में पर्यटन विभाग एक रिसोर्ट बनाने की तैयारी में है, और सब चीज ठीक ठाक रहा तो गंडक बराज के ठीक सामने एक सुंदर सा रिसोर्ट पर्यटन विभाग का सामने बनेगा, और वहां पर्यटक आराम से आकर सभी सुविधाओं से लैस सुविधाओं का आनंद लेते हुए रह सकेंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।